गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं फिर आप लोग? बढ़िया। पिछले टर्न पे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने मेल जेनाइटल सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने एसेसरी ग्लैंड तक कंप्लीट कर लिया था। आपने देखा था सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथरल और कॉर्पस ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग चलेंगे, आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पेनिस का। पेनिस, ओके। तो ये जो ऑर्गन है बॉडी में, ये आपको पता ही होगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी तो है नहीं। प्राइमरी तो टेस्टिस है, सभी को पता है। तो इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कामा इरेक्टाइल, इरेक्टाइल कामा पेंडुलर, पेंडुलर। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इरेक्टाइल होता है, पेंडुलर। ठीक है, इसके बाद इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम के जस्ट सामने होता है। इस ऑर्गन्स को हम लोग कपुलेटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कपुलेटरी ऑर्गन। कपुलेटरी ऑर्गन इसलिए क्योंकि पेनिस इज अ ऑर्गन विच इंसर्ट इनटू द वेजाइना फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ठीक है ना, स्पर्म के ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म ना? ठीक है। इसके बाद टिप वाइडर, इसका टिप जो होता है बेटा वो वाइडर होता है, मतलब कि थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है ना, अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे। टिप वाइडर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ओके, ग्लांस पेनिस जो होता है बेटा, इसको अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें यहाँ पे, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना देते हैं आपके लिए। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा है। ये यूरेथ्रा होता था यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आता था। और ये यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर, इस तरीके से। ओके, और ये इस तरीके से यहाँ से ये यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये स्क्रोटम। ओके, और इसके अंदर ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ऐसे जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये एजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल लगी होंगी, मतलब अटैच रहेंगी। यहाँ पे बल्बोयूथरल, ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आप फ्रंट में देख रहे हो थोड़ा वाइड हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप फ्रंट में देख रहे हो ये वाइड हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग होती है बेटा। ग्लांस पेनिस एक्चुअली दिस वन कवर्ड बाय retractable स्किन, एक लूज, एक सेकंड, कवर्ड बाय रिट्रैक्टेबल लूज स्किन। ठीक है, लूज स्किन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज क्या बोलते हैं? फोर स्किन, और या फिर बोलते हैं प्रीप्यूस। कंफर्म? तो इसके ऊपर जो स्किन की कवरिंग होती है उसे हम लोग फोर स्किन या प्रीप्यूस बोलते हैं। कंफर्म? अब यहाँ पे इस स्किन में, ठीक है, इस स्किन में स्किन हैव ग्लैंड्स, इस स्किन में बेटा ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स का नाम क्या है? उन ग्लैंड्स का नाम है टाइसन ऑब्लिक प्रीप्यूसियल ग्लैंड। ओके, अब ये करती क्या है? एक्चुअल में दे सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करती है? दे सिक्रीट
सेबेसियस सब्सटेंसेस, सेबेसियस सब्सटेंसेस, सेबेसियस सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, सेबेसियस सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। और इसके बाद इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज के ऑब्लिक ए, नोन एज स्मैग्मा या मैग्मा, जो भी आपको स्मैग्मा या मैग्मा, इस सब्सटेंस को बोलते हैं। और ये जो फोर स्किन होती है, यानी कि जो ग्लांस पेनिस होता है, उसमें जो उसका लुब्रिकेशन है वो करता है, और साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन से बचाता है। कंफर्म। तो ये हो गया आपका एक पेनिस का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी हम इसके डायग्राम्स को पढ़ेंगे, तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर हम इसका टीएस पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसका टीएस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, टीएस ऑफ पेनिस, मतलब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, और उसको उस स्ट्रक्चर को इस तरीके से आप बोर्ड में देखेंगे उसको, ठीक है। तो टीएस ऑफ पेनिस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद यहाँ पे दो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू जिसमें होता है, और नीचे में एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है जिसमें भी, इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक पोर होता है, ये बेटा यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। यूरिन पास आउट होता है इसके थ्रू, ठीक है। यूरिन मतलब यूरिनरी, यूरोजेनाइटल है तो यानी कि स्पर्म भी इसी के थ्रू पास होंगे और यूरिन भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनके ऊपर एक कवरिंग रहेगी, एक कवरिंग हम बना देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली दिस कवरिंग इज नोन एज टुनिका एल्बुजिनिया। आप पहले भी पढ़े इसको आप लोग टेस्टिस में, तो यहाँ भी ये कवरिंग होती टुनिका एल्बुजिनिया। ओके बच्चों, फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड रहता है, तो हम इसको यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू फिल्ड कर देते हैं। These are the erectile tissue। यहाँ पे भी इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पोरा, कार्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, ठीक है। ये कार्पोरा कैवर्नोसा है, और इसे बोलते हैं हम कॉर्पस स्पंजियम। इसके अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियम, स्पंजियम। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये दोनों स्ट्रक्चर, दीज आर द डीप आर्टरी, डीप आर्टरी, ये आर्टरी है। यहाँ पे कुछ दो स्ट्रक्चर इस तरीके के देखोगे, तो ये डीप वेन है, नीचे वाली जो दिख रही है डीप वेन है ना। और ये सुपरफिशियल, क्या बेटा? सुपरफिशियल वेन है ना, ब्लड सर्कुलेशन होगा ना। और ये क्या है? ये डॉर्सल, सॉरी, डॉर्सल आर्टरी है। क्या है? डॉर्सल आर्टरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आर्टरी है इनके थ्रू इरेक्टाइल टिश्यू में क्या हो जाता है, ये दोनों आप देख रहे हो जो, दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, इनमें ब्लड फिल हो जाता है ना। जब अराउजल होता है, सेक्सुअल अराउजल, तो उस समय
इन आर्टरीज के थ्रू इन सभी टिश्यू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फिल हो जाता है, और ब्लड फिल हो जाने की वजह से जो पेनिस होता है वो इरेक्ट और क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, इरेक्ट और लॉन्ग। बिकॉज इंसेमिनेशन के लिए बहुत इसेंशियल प्रोसेस है और ये ज़रूरी भी है ना, इंसेमिनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पोंजियम, कॉर्पस स्पोंजियम। कंफर्म? अब बेटा ये सब क्यों होता है वो ज़रा देखते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ से। On sexual arousal, penis become hard, long and erect due to filling of blood। ओके, इनमें ब्लड भर जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू, फिलिंग ऑफ ब्लड इन इरेक्टाइल टिश्यू, या बस केवल लिख दो फिलिंग ऑफ ब्लड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस हार्ड, इरेक्ट और लॉन्ग हो जाता है। ओके, और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये बेटा कंट्रोल होता है। कौन? सेक्सुअल एराउजल, जो भी पेनिस का इरेक्शन है वो एक्चुअल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेटा दो टाइप की नर्व होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो इरेक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक। एक सेकेंड, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिख दो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कंफर्म? इसके बाद नेक्स्ट, किस लिए जरूरी, इरेक्शन क्यों होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, पेनिस इरेक्शन इज essential for insemination means the transfer of sperm into the vagina या फीमेल ट्रैक में स्पर्म का ट्रांसफ़र इंसेमिनेशन कहलाता है। इसीलिए इस पेनिस का इरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कंफर्म? बेटा बहुत बार ऐसा भी होता है पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि कुछ पर्सन्स में ही बीमारी हो जाती है। तो क्या होता है कि उसमें पेनिस इरेक्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से प्रॉपरली स्पर्म जो होता है फीमेल ट्रैक में नहीं जा पाता है ना। तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके बाद कुछ है ना डिसफंक्शन थोड़ा कम होता है, तो दे आर कैपेबल फॉर द इंसेमिनेशन। कंफर्म? तो इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो और वो लाइंस नोट करो आप लोग। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इरेक्शन पढ़ लिया, पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया किस तरीके से होता है ना। अब जो भी सीमेन है वो बॉडी से बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एजाकुलेशन। ठीक है, एंड इमिशन। ठीक है, इमिशन, इन दोनों टर्म का मतलब क्या है? देखो आसान है बहुत। एजाकुलेशन का मतलब होता है एक्चुअली, एजाकुलेशन का मतलब होता है कि फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड पेनिस, है ना। पेनिस के बाहर फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एजाकुलेशन। इट इज कंट्रोल्ड बाय
कंट्रोल बाय किसके थ्रू कंट्रोल होता है बेटा? ये भी ANS के थ्रू। और ANS में किसके थ्रू? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। और जबकि इरेक्शन ऑफ पेनिस या अराउजल ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। कंफर्म? तो कंट्रोल बाय ANS या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमिशन क्या होता है? इमिशन होता है मूवमेंट ऑफ सीमेन या स्पर्म सीमेन इनटू यूरेथ्रा या इन यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में जो सीमेन का मूवमेंट होता है उसे हम इमिशन बोलते हैं। और उसका बाहर निकलना फोर्सफुली क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बेटा? एजाकुलेशन। कंफर्म? ये तो हो गया। अब एजाकुलेशन के बाद क्या बॉडी से बाहर निकलेगा? फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में क्या जाएगा? स्पर्म जाएगा अकेले कि पूरा का पूरा मटेरियल जो भी रिलीज आउट होता है? कंफर्म? सारा का सारा मटेरियल। उस मटेरियल को हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे हेडिंग डाल के, कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन का कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, एक तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है। मतलब सेमिनल प्लाज्मा क्या है? क्या होता है बेटा? सिक्रीशन ऑफ ऑल एसेसरी ग्लैंड। मतलब जो भी एसेसरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होगा वो सारा का सारा पार्ट जो होता है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है। कंफर्म? तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है। पर एजाकुलेशन मतलब एक एजाकुलेशन में जो सीमेन का क्वांटिटी होता है वो होता है 2 to 3 ml पर एजाकुलेशन। एक एजाकुलेशन में सीमेन का क्वांटिटी होता है 2 to 3 ml। पीएच कितना होता है? पीएच होता है 7.2 से लेकर के 7.7 तक। ठीक है, पीएच हो गया। इसके बाद फिर नंबर ऑफ स्पर्म, मतलब ईच ml 1 ml कंटेन्स 100 मिलियन स्पर्म। बेटा 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। कंफर्म? तो बेटा कितने टोटल हो गए? 2 से 3 ml हुआ, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक एजाकुलेशन में, है ना। इससे कम ज़्यादा हो गए तो बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं, मतलब उनको उस टर्म को डिजीज़ बोलते हैं, एजोस्पर्मिया, है ना, ओलाइगोस्पर्मिया, ये सब होता है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये समझ में आया? ओके। इसके बाद इसमें से जितने भी स्पर्म होते हैं, यानी कि जो 200 से 300 मिलियन होते हैं, वो 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं। शेप एंड साइज़ 60% नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म आप लगा देना इस जगह। 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं। ठीक है, अब 60% नॉर्मल तो है, लेकिन उसमें से केवल 40% ही अच्छे से मोर्टेलिटी शो करते हैं, जो फीमेल ट्रैक में जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पे वो भी पॉइंट लिख लेंगे कि 40% shows vigorous मोर्टेलिटी। ये मोर्टेलिटी नहीं है, मोर्टेलिटी मतलब मूवमेंट। कंफर्म? तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सीमेन, सीमेन में क्या क्या होता है। और ये हो गया बेटा एजाकुलेशन एंड इमिशन। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट डाउन करो। अब बेटा यहाँ पे हम एक स्पर्म का पाथवे पढ़ लेते हैं। स्पर्म पाथवे कहाँ से होकर के स्पर्म बॉडी से बाहर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। स्पर्म पाथवे के लिए एक ट्रिक है, थोड़ी सी काम करती है ये 7 अप, है ना, क्या 7 अप। तो इसमें n को आपको कंसीडर नहीं करना है। n मतलब नथिंग, n मतलब नथिंग, इस पर क्रॉस लगा दो। ठीक है,
चलो देखते हैं। वैसे हम पहली इसके अकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं और कंप्लीट वाली भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये पहली हो गई। इसके बाद एस से हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ई से कहाँ जाएंगे? इपिडिडामिस, इपिडिडामिस के बाद फिर कहाँ? वी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस गए। वास डिफरेंस के बाद ई से फिर क्या जाएंगे? एजाकुलेटरी डक्ट, फिर एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट में गए। उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर बेटा एन तो आपको कंसिडर नहीं करना है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाएंगे और यूरेथ्रा के बाद पेनिस। कंफर्म? ये 7 अप की ट्रिक है, तो इसे आप लोग याद रखें। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट गई, थोड़ी सी कुछ चीज़ें, मतलब 1-2 चीज़ें है ना, 1-2 जो पाथ है वो छूट गया, तो हम वो भी पाथ लिख देते हैं कंप्लीट वाला। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, से जाएंगे कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे ज्वाइन होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, है ना। मतलब एक जालीनुमा जो जगह मतलब स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग रेटी टेस्टिस बोलते हैं ना। रेटी टेस्टिस के बाद 12 से 15 पतली पतली थिन ट्यूब्स बनती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस, ठीक है, वास इफ्रेंस। और वास इफ्रेंस के बाद आप लोग एज इट इज कर लो, है ना। इपिडिडामिस आएगा, इपिडिडामिस, इपिडिडामिस के बाद फिर क्या आएगा बेटा? फिर वास डिफरेंस आएगा, वास डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा? एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट, है ना, पूछा गया इसलिए आपको बताया जा रहा है। एजाकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद क्या आएगा बेटा? पेनिस। तो दोनों आप नोट कर लो, दोनों में आपको जो सही लगे वो याद रहेगा। बस यहाँ पे 2 चीज़ें आपको कौन कौन सी हैं यहाँ पे इसके बीच में आ सकती हैं। एक रेटी टेस्टिस पूछा जाए बाई चांस, आप चाहो तो एक ही नोट करना ये वाला, इसमें बीच में यहाँ पे लिख देना रेटी टेस्टिस। और इसके बाद और क्या आएगा? वास इफ्रेंस, है ना, वास इफ्रेंस। 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, आपके क्वेश्चन में रखी हो सकती है, तो उनको भी आप याद रखें। बाकी ये जो है वो फुल लिखा हुआ है, तो दोनों चाहो तो दोनों लिख लो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। अब बेटा हम लोग पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हमें स्पर्म फॉर्मेशन की बात करना, सॉरी स्पर्म फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बोला था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कौन था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, जो किसके अंदर होती थी? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल तो आपको पता ही है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते थे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था आपने, और उसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट कुछ बनाए थे आपने, कुछ याद होगा आपको, है ना, याद तो होगा ही, कुछ इस तरीके से। और इसमें 2 से 3 ट्यूब्स आपने कॉइल्ड करी थी, ऐसे 2 से 3 ट्यूब, कंफर्म ना। तो इस तरीके से जो ट्यूब आपने यहाँ पे दिखाई थी, इन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसको हम लोग कट करते हैं, यानी कि एक कंपार्टमेंट को कट करते हैं और जूम करके देखते हैं। तो जरा कंपार्टमेंट हमने देखा, तो ये कुछ कंपार्टमेंट ऐसा दिख रहा है, मान लो ये कंपार्टमेंट है ना। कंपार्टमेंट मतलब ये क्या है? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल। मतलब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन भी इसी के अंदर होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी कुछ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 से 3 है, तो मान लेते हैं एक ये यहाँ पे है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, है ना, एक यहाँ पे है ये, एक यहाँ पे, 2 से 3 तो बस 2 ही मान लेते हैं इसमें। एक सेकंड, गोल बन जा भाई थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब तो ये 2 से 3 मतलब 2 है, ओके। इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, इसे हम लोग टुनिका, टुनिका प्रोप्रिया बोलते हैं, प्रोप्रिया, ठीक है, टुनिका प्रोप्रिया, ये कनेक्टिव टिश्यू है।
कनेक्टिव टिश्यू आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी होगा, मतलब ये दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये, ओके। अब बेटा क्या होगा, इसके अंदर कुछ सेल्स होंगी, है ना। ये जो सेल्स देख रहे हो आप, ये सेल्स होंगी, इसके अंदर भी होंगी, हम एक ही बना रहे सेल, है ना, ऐसा मत सोचना। दीज आर द सेल्स, ओके। इसके बाद इसके बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी सेल्स होंगी, है ना, जो ये जगह है वहाँ पे बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ओके, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं आपको लार्ज साइज की, इन्हें बोलते हैं हम लोग नर्स सेल या सर्टोली सेल, सर्टोली ऑब्लिक नर्स ऑब्लिक सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल्स, ओके। और ये जो बाकी सेल्स दिख रही हैं, जो ज़्यादा नंबर है इनका, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज सेल्स एक्चुअली जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स, जर्माइनल सेल्स, ठीक है। ये जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है, ओके, ये जर्माइनल सेल्स, ओके। अब ये जो दोनों और ये जो बीच में है वो ल्यूमेन है, यहाँ पे स्पर्म बना देते हैं क्योंकि स्पर्म इसी के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और ये क्या है, ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप लोग लिख लेना, है ना। इसके बाद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं, है ना, थोड़े बहुत, ओके। ये जो एरिया है, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑब्लिक लीडिंग सेल्स, क्या, लीडिंग सेल्स, ओके, कंफर्म। तो ये हमने एक इसका टेस्टिकुलर लॉब्यूल को डिसेक्ट करके उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया है। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जैसा इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा इसमें भी दिखेगा, हमने एक ही बनाया है, कंफर्म। ये बीच में जो सेल्स हैं, जो मतलब इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स, कंफर्म, ओके। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग अभी नोट मत करिएगा, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं लीडिंग सेल्स के बारे में। तो लीडिंग सेल्स यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स, इनका काम क्या है। लीडिंग सेल्स जो है बेटा, सबसे पहले तो ये स्टिमुलेटेड बाय किसके थ्रू, LH ऑब्लिक ICSH। देखो ध्यान से, इनका जो भी फंक्शन है, लीडिंग सेल्स जो भी करेंगी, ये स्टिमुलेट, यानी कि इनको कौन बोलेगा करने के लिए, इनको करने के लिए ये काम जो भी करेंगी, वो काम करने के लिए कौन बोलेगा, हार्मोन है, कौन, LH या फिर ICSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये लीडिंग सेल्स जो है बेटा, ये कैसी है, पॉलीहाइड्रल, ठीक है, पॉलीहाइड्रल टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स, क्यों, क्योंकि आप देखो ध्यान से, सिक्रीट, एक्चुअली दे सिक्रीट क्या सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करेंगे, एंड्रोजन,
एंड्रोजन। एंड्रोजन में मतलब मेनली टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन बोलते हैं इसको। एंड DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन एंड DHT, ओके। अब बेटा यहाँ पे इसका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, फंक्शन एंड्रोजन के फंक्शन क्या है। लेडिंग सेल्स के फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड्रोजन के फंक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप डाल देंगे हेडिंग, ठीक है। अच्छा, ये होती कहाँ है, इन बिटवीन इंटरस्टिशियल सेल्स, सॉरी इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिंग सेल्स। अब इस टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको डेवलप कराता है, जैसे कि वॉइस का ब्रॉड होना, ठीक है, एंड और ब्रॉड शोल्डर का ब्रॉड होना, मसल्स, है ना। इसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब प्यूबिक हेयर्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो है क्या करता है, डेवलप करता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, उसी के आगे आप लोग को लिखना है। फिर इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसके थ्रू, बाइंड विथ सर्टोली सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है। कौन, ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट सेक्सुअल डिजायर भी यही प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल डिजायर, जिसे हम लोग लिबिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिबिडो, कंफर्म। सेक्सुअल डिजायर जो भी होता है वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। और क्या करता है, नेक्स्ट डिसेंट डाउन या डिसेंट टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन, है ना। आपको बताया था क्रिप्टोर्काइडिज्म, याद होगा, है ना। तो टेस्टिस कहाँ बनते हैं, डेवलप कहाँ होते हैं, इनसाइड द एब्डोमेन, और वो बाहर आते हैं फिर। तो उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टोस्टेरोन का ही फंक्शन होता है, और वो भी हेल्प करते हैं किसमें, डिसेंट डाउन कराते हैं टेस्टिस को फ्रॉम एब्डोमेन, ओके। तो ये फंक्शन हो गए, तो आप इसको नोट डाउन करो। फिर हम 2 सेल्स और बची हैं हमारी, एक सेल्स बची सर्टोली सेल्स और दूसरी जर्माइनल एपिथेलियम, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लीडिंग सेल्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, तो नोट डाउन करो। अब बेटा यहाँ पे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा था अभी हमने, उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स आप देख रहे थे। कितने टाइप की बेटा, 2 टाइप की, है ना। 2 टाइप की, पहली कॉलम लाइक, सॉरी क्यूब लाइक थी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्माइनल इपिथीलियम। क्या बोलते हैं, जर्म सेल या जर्माइनल इपिथीलियम, सॉरी। दूसरी जो कॉलम लाइक थी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, सर्टोली सेल्स। और इसके दूसरे नाम क्या हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्व सेल्स, जो भी है, ओके। अब बेटा ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, इसे हम लोग और ब्रैकेट में लिख दो PGC बोलते हैं, PGCs, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। मतलब ये जर्म सेल है, जर्म सेल यही स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ओके। तो अब क्या होगा बेटा, जर्माइनल एपिथेलियम है, ये डिप्लॉइड होती है,
यहाँ पे ये पॉइंट डिप्लॉइड वाला इसलिए पढ़ा क्योंकि स्पर्म इनके थ्रू फॉर्म होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा था कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो डिप्लॉइड है ना, मतलब डिप्लॉइड का मतलब 2n, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम इनमें होंगे, है ना, 46 क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट ये क्या करती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन, इनमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ओके, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट बेटा जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है किसी बेबी की, है ना, मान लेते हैं कोई बेबी, जैसे कोई मदर या एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो प्रेग्नेंट हुई, तो देन आफ्टर जो भी बेबी उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, उसमें ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये गोनेड यानी कि गोनेड्स में, टेस्टिस या ओवरी में नहीं बनती है, होती कहाँ है, टेस्टिस या ओवरी के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा ये टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं, टेस्टिस के अंदर, है ना, तो टेस्टिस के अंदर है, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा गोनेडियल होता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो कैसा है, एक्स्ट्रा गोनेडियल, गोनेड से बाहर बनती है। कहाँ बनती है, थ्रू मीजोडर्म, थ्रू कौन बनाता है इसे, थ्रू मीजोडर्म के थ्रू बनती है, मीजोडर्म। अब बन तो बाहर रही है, जैसे टेस्टिस में आपने पढ़ा था कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन एब्डोमेन के अंदर बनता है, ठीक है ना, कंफर्म। तो ऐसे ही इनका ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडियल है, थ्रू मीजोडर्म के थ्रू बनते हैं, और इनका जब ये टेस्टिस में या ओवरी में जाते हैं तो ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट इनटू गोनेड्स, फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 5वें वीक जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें ये कहाँ चले जाते हैं, गोनेड्स के अंदर चले जाते हैं, कंफर्म। और उसके बाद गोनेड्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं 8th वीक में, यानी कि 2 महीने बाद बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन हो जाता है कि वो बॉय है या फिर गर्ल है ना, तो इसीलिए ये प्रोसेस होता है वहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंफर्म। अब बेटा यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम का फंक्शन होता है, ये किसके थ्रू स्टिमुलेटेड होता है, स्टिमुलेटेड बाय FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ओके, कंफर्म। तो ये हो गया है लगभग। अब चलते हैं सर्टोली सेल्स, ये बहुत सारे फंक्शन करती है, ढेर सारे फंक्शन करती है, कौन, सर्टोली सेल्स। ओके, तो देखते हैं जरा कौन कौन से फंक्शन करती है। सबसे पहले तो कहाँ होती है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वैसे तो लिखा हुआ ऊपर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। इसके बाद प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ, जो भी एबनॉर्मल स्पर्म फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, उस जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू, इनके थ्रू जो भी स्पर्म फॉर्म हो रहा है, जो एबनॉर्मल है, जो जिनका शेप एंड साइज डिस्टर्ब है, उन सबको ये खा के ख़त्म कर देती है, यानी कि वेस्ट जो होता है उसके ल्यूमेन में, किसके ल्यूमेन में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, उसको साफ करती रहती है। तो एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, मतलब यहाँ पे क्या करती है, इनगल्फ एबनॉर्मल स्पर्म कामा वेस्ट, है ना, जो भी वेस्ट होता है उसको भी इनगल्फ कर जाती है, कंफर्म। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका,
प्रोवाइड या प्रोड्यूस लिख दो, प्रोड्यूस इनहिबिन। नाम से आपको पता लग रहा है इनहिबिन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को कम करना, है ना। तो इनहिबिट करना, तो प्रोड्यूस इनहिबिन प्रोड्यूस करती है काहे के लिए? फॉर चेकिंग ओवर एक्टिविटी ऑफ FSH। मतलब कि अगर बाई चांस पिट्यूटरी के थ्रू FSH बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा FSH रिलीज हो रहा है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से फटाफट होता रहेगा, तो उसकी ओवर एक्टिविटी ना हो, मतलब एक नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहा है, जितना स्पर्म काउंटिंग है उतना बना रहे, तो उसके लिए ये इनहिबिन सिक्रीट करती है। वो चेक करता रहता है कि FSH का सिक्रीशन या एक्टिविटी सही से हो रही कि नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही तो उसको रोक देगा। कंफर्म? तो ये इतने पॉइंट, फिर इसके बाद आप ये नोट कर लो, तो मैं इधर इनके पॉइंट और लिख देता हूँ। ओके, नोट कर लिया यहाँ पर। अब इसका अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया है क्वेश्चंस। ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती है कौन? सर्टोली सेल्स। क्योंकि आपको पता है ब्लड में ढेर सारे क्या होते हैं, पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल। आपको कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर पहले क्या करता है, आपका ब्लड चेक करता है, और उसी में आपकी जो भी बीमारी होती है लगभग, है ना, समझ में आ जाता है कि ब्लड कौन सी बीमारी है, क्या है। तो ये क्या करता है, अगर बाई चांस, आपको भी पता है कि टेस्टिस में ब्लड सप्लाई तो होगी, है ना, ब्लड सप्लाई होगी, तो फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी मान लेते हैं कोई पैथोजन है, वो गलती से अगर सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चला गया तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या बाई चांस खुद की एंटीबॉडी स्पर्म को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, फॉरेन पार्टिकल समझ करके। तो इसीलिए इसने एक बैरियर बना रखा है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड के फॉरेन पार्टिकल से इसको क्या करता है, बचाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एक सेकेंड चौक ले लूँ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज एरोमेटेज एंजाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है, बहुत ध्यान से इसकी एक्टिविटी देखना है। टेस्टोस्टेरोन तो जानते ही हो, मेल सेक्स हार्मोन, स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है किसमें, एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल मतलब एस्ट्रोजन। अब आप सोचोगे कि भाई ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसकी ज़रूरत क्या है मेल में? बेटा ज़रूरत है, बहुत वेरी लिटिल अमाउंट पे पहले तो बनता है। आपको ये चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में, वेरी लिटिल अमाउंट, है ना, बहुत कम अमाउंट में बनता है। और ये किसके लिए होता है, फॉर सस्टेनिंग स्पर्म, फॉर सस्टेन स्पर्म को सस्टेन करने के लिए, उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए ये एस्ट्राडियोल जरूरी होता है। इसलिए बहुत लिटिल अमाउंट में ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्राडियोल में। कौन, एरोमेटेज एंजाइम। एक ये फंक्शन हो गया। ओके, अब ऊपर लिख देता मैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP रिलीज करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका नाम है ना। ये रिलीज करेगा तो क्या होगा, एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, बाइंड विथ किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ABP के साथ,
और ये कहाँ पहुँचेगा, इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुँच जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसका, लेडिक सेल्स का काम, ठीक है, सॉरी आपने फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। उसमें आपने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और बाइंड विद सर्टोली सेल्स। तो कैसे सर्टोली सेल्स तक पहुंचेगा, बहुत ध्यान से। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तो वो रिलीज होने के बाद ये सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती हैं, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये प्रोटीन के साथ एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बाइंड होकर के कहाँ अंदर चला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब कंफर्म हो गया कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पे लिख देते हैं सिक्रीट AMF फैक्टर, या AMF का मतलब होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। इस फैक्टर का क्या मतलब है बेटा, इस फैक्टर का सीधा सा मतलब है कि एक मुलेरियन डक्ट होती है, वो मेल फीमेल दोनों में बनती है लेकिन डेवलप नहीं होती है, किसमें, मेल में, क्योंकि एंटी मुलेरियन फैक्टर है। ये क्या करता है, मुलेरियन डक्ट जो होती है, ट्यूब होती है, उसके थ्रू फैलोपियन ट्यूब बनती है, उसके थ्रू यूटेरस और ओवरी फॉर्म होती है। तो जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनते हैं, सॉरी फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस वगैरह फॉर्म होता है, तो जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनते हैं उन स्ट्रक्चर को मेल में नहीं बनने देता। अगर मेल में वो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना, तो मेल नहीं रहेगा, फीमेल बन जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इनटू यूटेरस एंड ओविडक्ट। कंफर्म? ओके, देखते हैं जरा क्या यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिख लेना है आपको, ऐसे यहाँ पे लिख दो, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इनटू ओविडक्ट इन मेल, है ना। मेल में ओविडक्ट ना बने, है ना, ओविडक्ट ना बने और यूटेरस वगैरह ना बने, इसीलिए ये क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो ये कौन रिलीज करता है, सर्टोली सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स और नर्स सेल। नर्स सेल के बहुत सारे फंक्शन एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ये तो कॉमन है ना। इसके बाद प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, यानी कि इसीलिए इनको नर्स सेल बोलते हैं। फिर एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, जो भी स्पर्म एबनॉर्मल होते हैं या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है या वेस्ट होता है उस ल्यूमेन में, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में, तो उसको पूरा इनगल्फ कर जाती हैं, पचा जाती हैं, डाइजेस्ट कर जाती हैं। फिर इसके बाद प्रोड्यूस इनहिबिन फॉर चेकिंग ओवर एक्टिविटी ऑफ स्पर्म, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेल में क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, और फीमेल में ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कौन, FSH। तो उसकी ओवर एक्टिविटी को चेक करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलीज ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इस प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, किसकी, टेस्टोस्टेरोन की, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो किसके, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है, मतलब ब्लड में बहुत सारे पैथोजन होते हैं या उसकी खुद की एंटीबॉडी जो होती है वो स्पर्म को ना मार पाए, या उसमें से कोई ऐसा कोई पैथोजन स्पर्म को ना हार्म करे, इसीलिए एक बैरियर फॉर्म करते हैं, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ ब्लड। जो भी ब्लड में फॉरेन पार्टिकल है उससे स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद रिलीज एरोमेटेज एंजाइम, इस एरोमेटेज एंजाइम का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को बहुत लिटिल अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में एस्ट्रोडियल या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये एक फीमेल हार्मोन है। ये क्या करता है, सस्टेन स्पर्म की लाइफ को सस्टेन करता है।
इसलिए ऐसा होता है। कंफर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दोनों सेल्स हो गई। पहली सेल्स जो वो थी क्यूबॉइडल और दूसरी कॉलमनर। तो पहली तो आपने नोट कर लिया होगा, ये भी आप नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने टेस्ट पेनिस के बारे में कंप्लीट किया, पेनिस को कंप्लीट रीड किया है ना, स्टडी किया। और देन आफ्टर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एक यानी कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टेस्ट लिया, उसको डिसेक्ट करके दिखाया। लोब्यूल को, लोब्यूल के अंदर किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो भी आपको लिडिक सेल्स के बारे में बताया। उसके बाद आपका सस्टेंटाकुलर सेल्स के बारे में और जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में। थैंक यू। कंटिन्यू वॉच करते रहें, है ना। ओके।